topic? What was the last topic? लास्ट क्लास में मैं क्या पढ़ा रहा था? ओके, गुड। इक्विलिब्रियम। गुड गुड। हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे जो कि इक्विलिब्रियम से रिलेटेड था, है ना। और सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। ठीक है, फिर से एक बार। और सभी बच्चों को टाइम पे ज्वाइन करना है। प्रिया, सविता, सुकन्या, सॉरी शिव कन्या, ज्योत्सना, स्मिता, समृति, हरलीन, शिप्रा, तनुजा, जयश्री, धीरज, सुल्ताना। बहुत बढ़िया। ठीक है, गुड। तो बच्चों देखो, कल हम लोगों ने ना बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ी थी। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे। ठीक है, वी विल टेक ए स्टेप फर्दर। कल हमने बहुत ही फंडामेंटल चीजें देखी थी। मैंने आप लोगों के साथ असाइनमेंट्स भी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, मैंने आपको असाइनमेंट्स जो हैं वो होमवर्क में दे दिए हैं, कोर्स में अपलोड कर दिए हैं। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन द कोर्स। ठीक है, ऑल द असाइनमेंट्स आर अपलोडेड। ठीक है, तो आप लोग असाइनमेंट्स धीरे धीरे करेंगे, एकदम से नहीं कि ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि सारे असाइनमेंट्स आपको एक साथ ही कर देने हैं। ठीक है, आराम से असाइनमेंट्स करने हैं। ठीक है, मैं भी हूँ यहाँ पर ये ठीक है। ठीक है, सो असाइनमेंट्स धीरे धीरे करने हैं। मैंने असाइनमेंट्स आपको इसलिए दे दिए हैं कि आप लोगों को बार बार ढूंढना ना पड़े। ठीक है, बार बार आपको असाइनमेंट ढूंढना ना पड़े, इसलिए मैंने एक साथ अपलोड कर दिए। तो धीरे धीरे असाइनमेंट्स करते जाना है, उसके लिए पैनिक नहीं होना है कि ओ माय गॉड सो मैनी असाइनमेंट्स आर अपलोडेड, अब क्या होगा। ठीक है, आज ही कर ले, तो ऐसा नहीं है। आप उसका टारगेट बना लो, 2 या 3 दिन के अंदर आपको करने हैं। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बच्चों हमारा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो यूज करते हैं, और वो होती है लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम। पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो लेमीज थ्योरम है, आराम से तो नहीं पता बस। अच्छा प्रिया, ठीक है। तो लेमीज थ्योरम, पहली बात तो आपको याद रखनी है कि ये इक्विलिब्रियम पर ही लगती है। अगर कहीं पर इक्विलिब्रियम नहीं है तो वहां पर आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, so this theorem is applied when a system is in equilibrium, when a particle is in equilibrium। और एंड सेकेंड दिस थिंग इज दैट कि ये जो थ्योरम है ये कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए होती है। इट इज फॉर कॉन्करेंट फोर्सेस। ये किसके लिए होती है? कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए होती है। अब चलो मैं इस थ्योरम के बारे में बता दूं, वैसे जानते सभी लोग हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि ये एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पर F1 फोर्स यहां लग रहा है, इस पॉइंट पर F2 फोर्स यहां लग रहा है, और इसी पॉइंट पर F3 फोर्स यहां लग रहा है। ठीक है, F1 F2 F3। ठीक है, 3 फोर्स लग रहे हैं। मान लो F1 के पीछे जो एंगल है वो है अल्फा 1, F2 के पीछे जो एंगल है वो मान लो बीटा है, अल्फा बीटा मान लो। ठीक है, F3 के का जो अपोजिट एंगल है वो गामा है। तो ये जो लेमीज थ्योरम होती है, ये बोलती है, लेमीज थ्योरम ये बोलती है कि F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू होगा F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू होगा F3 अपॉन साइन गामा। इफ जो भी यहां पर पार्टिकल है ना, इफ द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, दैट इज इफ F1 प्लस F2 प्लस F3। ठीक है, दैट मीन्स एफ नेट इज इक्वल टू 0। जब नेट फोर्स किसी पार्टिकल पर 0 हो जाता है तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पर कहलाता है, और इन ओनली इन दैट केस यू कैन यूज। तो यहाँ पर F1 F2 F3 दे आर जस्ट द मैग्नीट्यूड्स, दे आर नॉट वेक्टर्स, दे आर जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। ओके, प्लीज नोट कर लीजिए इसे, फिर अपन एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो लेमीज थ्योरम से जुड़ा हुआ है और काफी सरल क्वेश्चन है। सो जस्ट नोट इट फास्ट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा।
हाँ ठीक है, गुड गुड गुड। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। फाइन, लेट मी चेक सर। फर्स्ट, हाँ फर्स्ट स्लाइड ही है सर, बिना क्लासेस के दिन बोरिंग हो जाता है। अच्छा समृति, दरअसल क्या होता है ना, जब आप रेगुलर पढ़ते हो तो आपको लगता है यार कि आज हमने पढ़ा नहीं। जिस दिन नहीं पढ़ोगे उस दिन लगेगा यार आज खाली खाली लग रहा है। और वो आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी होता है। ठीक है, हम पढ़ाते हैं ना आपको, तो हमको भी ऐसा ही लगता है। जब हम जिस दिन हम नहीं पढ़ाते हैं ना, उस दिन हमको भी खाली खाली ही लगता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस। ठीक है, हैबिट हो जाती है। ठीक है, और बहुत अच्छी बात है, जब तक एग्जाम क्लियर ना हो जाए ना, ये हैबिट ऐसी ही रहनी चाहिए। ठीक है, सो नाउ प्लीज हैव ए लुक हियर, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो ये क्वेश्चन आपको अभी करना है। ठीक है, और मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, वन एंड ऑफ स्ट्रिंग 0.5 लॉन्ग इज फिक्स्ड एट द पॉइंट ए। यहाँ पर इसका पॉइंट जो स्ट्रिंग है उसको अटैच कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देयर इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसका वेट जो है वो 8 न्यूटन्स है। द ऑब्जेक्ट इज पुल्ड असाइड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ। तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ है जिसका मैग्नीट्यूड है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड नहीं दिया है अनटिल इट इज। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लेंथ है ना 0.3 मीटर्स हो गई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ तक खींचा गया जब तक कि लेंथ इतनी नहीं हो जाती। ठीक है, फ्रॉम द वर्टिकल थ्रू एट। ठीक है, ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। देखो बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये टेंशन टी निकालना है आपको। ठीक है, दिस टी यू हैव टू फाइंड। ठीक है, तो करिए अब इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है एक्चुअली में, पहले जो स्ट्रिंग थी ना वो ऐसी थी, फोर्स लगाकर इसे खींचा गया और सिस्टम अब ऐसा हो गया है। ठीक है, कि फोर्स यहाँ लग रहा है, टेंशन यहाँ लग रहा है, सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। और ये आपसे बोल रहे हैं कि टेंशन टी की वैल्यू निकाल कर बताइए। सो निकालिए बच्चों, कितनी आ रही है। मैं यहाँ ऑप्शंस दे देता हूँ, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, जस्ट ट्राई टू डू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डू इट। लगता है किसी का आंसर अभी तक आया नहीं है। ठीक है, स्टिल वेटिंग। बच्चे काफी इकट्ठे हो गए हैं। बच्चों ट्राई टू बी फास्ट, ओके। हाँ हाँ, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। स्टिल वेटिंग। सो आई थिंक आई शुड नाउ टेल यू द आंसर। टाइम ज्यादा लग रहा है ना, चलो ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, मैं बता देता हूँ आंसर क्या है इसका। ठीक है बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है, बता दूं क्या है इसका राइट आंसर? वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। परफेक्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो, हमें टेंशन टी पता लगाना। अब हम यहाँ पर क्या है ना, हमारा जो सिस्टम है बच्चों ये इक्विलिब्रियम पर है। देखो, हमारा जो सिस्टम है ये क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, ये वॉल हो गई और ये हो गया स्ट्रिंग। ठीक है, इस पर, इस स्ट्रिंग पर इस तरफ लग रहा है फोर्स एफ, इस पर नीचे की तरफ लग रहा है वेट, यहाँ पर लग रहा है टेंशन टी।
और इस क्वेश्चन में ये यहाँ से ले लो, ठीक है, ये ले लो, ठीक है। अब क्वेश्चन में और क्या दिया था, एंगल एंगल नहीं दिया है ना, बस इतना ही चीजें दी गई हैं, ठीक है। 0.5, 0.3 और क्या दिया है, वेट दिया है 8 न्यूटन्स। हमें टेंशन टी निकालना है। टेंशन टी देखो ऐसे निकलेगा आराम से। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सिस्टम तो इक्विलिब्रियम पर है ही, और यहाँ पर ठीक है हम लेमीज थ्योरम अप्लाई इसलिए कर सकते हैं क्योंकि सारे फोर्सेस कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब ऐसे लगेगा, तो आप क्या करो, ठीक है, एफ एफ के पीछे इतना बड़ा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये अपन को कुछ यहाँ एंगल एक लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, तो इसे एंगल थीटा मान लो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 180 माइनस थीटा, ठीक है, ओके। तो यहाँ आ जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। फिर अपन ले लेते हैं 8 को, 8 के पीछे जो एंगल बन रहा है वो ये बन रहा है, सो दैट इज 90 प्लस थीटा। तो मैं यहाँ साइन लगाना भूल गया हूँ, साइन रहता है, आप सभी लोग जानते हैं, है ना, साइन आता है, यहाँ पर भी साइन आता है, मैं भूल गया हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा टेंशन टी, तो टेंशन टी के पीछे जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, साइन 90 डिग्री। तो देखो अगर हमें टेंशन टी पता लगाना है ना, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, और ये हमारा हो जाएगा ठीक है, दैट विल बिकम टी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब कॉस थीटा कैसे निकलेगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0.3 अपॉन, ठीक है, 0.5, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 3/5, तो ये टेंशन टी की वैल्यू हो जाएगी 8/3/5 इक्वल टू हो जाएगा टेंशन टी। तो मेरा आंसर मुझे लग रहा है कुछ और ना आ जाए कहीं, ठीक है, सो गलती हो गई लग रहा है कहीं, ठीक है। सो ये 3 दिया है या कुछ और दिया है, ओके। ओ समझ में आ गया मैंने गलती कहाँ की है, थीटा ये है, ठीक है। तो ये 0.4 बनेगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। बच्चों देख लो, छोटी छोटी गलतियां जो होती है ना, उसके कारण पूरा आंसर गलत हो जाता है। टेन न्यूटन आ गया, समझ में आया सभी बच्चों को, देख लो, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल, चेक, बी फास्ट एंड बी फास्ट। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखो मैं आपको जानता हूं कि आप सभी लोग 11th और 12th क्लास पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे न्यूटन्स लॉ में, हम सिर्फ बताएंगे कि न्यूटन्स के लॉज क्या होते हैं, और फिर इसके बाद जो है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है सर। इट्स ओके सूरज, टेक रेस्ट, ओके, बट टाइम पर उठ जाए, ठीक है। सर ऐसा क्वेश्चन नेट में आ सकता है क्या, इस टाइप का क्वेश्चन नेट में आ भी सकता है, और संभावना वैसे कम है, बट मैं ऐसा क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे सबसे पहले आपको थ्योरी करानी है। मैं, आप देख सकते हो कि मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैंने तो असाइनमेंट्स में भी दिए थे, बट फिलहाल मैं आपको, क्योंकि मुझे आपको एक थ्योरी टाइप से पढ़ानी है, अगर मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करानी होती तो मैं रैंडम कोई भी क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर देता, ठीक है। बट क्योंकि हमें पहले आपका बेस बनाना है और फिर उसके बाद क्वेश्चन समझाने हैं ताकि आपको समझ में आए, इसलिए हम थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में चलेंगे, ठीक है, ओके। सिर्फ कन्या, आई होप सो अंडरस्टूड। देखो न्यूटन का पहला जो लॉ होता है वो इनर्शिया का लॉ कहलाता है, ठीक है। सभी लोग जानते हैं इनर्शिया क्या होता है। देखिए इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होता है उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होता है। इनर्शिया क्या होती है, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है ना, तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। क्यों रहेगा रेस्ट पर, दैट इज द प्रॉपर्टी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी को तो इनर्शिया कहते हैं। जो नेचर में एक प्रॉपर्टी होती है, नेचर की एक प्रॉपर्टी होती है हमारे नेचर की, कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा,
ठीक है, इसी को तो इनर्शिया कहते हैं। और ये एक नेचर की एक और भी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई सीधे जा रहा है फ्री स्पेस में तो वो सीधे जाता ही रहेगा जब तक कि उसे कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। क्यों जा रहा है? क्योंकि ये भी नेचर की प्रॉपर्टी है, और इस नेचर की, प्रकृति की इस प्रॉपर्टी को ही, प्रकृति के इस गुण को ही हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर सुन लो, अगर कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन पर ही रहेगा जब तक कि हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये प्रकृति का नियम है और इस नियम का नाम है इनर्शिया, ठीक है। अब मास का क्या रोल है? देखिए, जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा हो जाएगा, मतलब उसके मोशन को डिस्ट्रैक्ट करना उतना कठिन हो जाएगा, ठीक है। इनर्शिया को आप एक अल्टरनेट वे में भी डिफाइन कर सकते हैं, और वो ऐसा है कि इट इज द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू अपोज द चेंज इन इट्स मोशन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी भी ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, जो अगर आप उस ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करोगे तो वो ऑब्जेक्ट आपको रेसिस्ट करेगा, चेंज नहीं करने देगा, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए, हमारे पास मान लीजिए कि फुटबॉल है और एक जगह हमारे पास ट्रक है। ट्रक को हटाइए, एक काम करते हैं, एक बड़ा सा लकड़ी का मान लीजिए ब्लॉक है, ठीक है, 1000 kg का है, ब्लॉक है, ठीक है। ज्यादा ताकत लगाएंगे हट जाएगा। देखो, कोई भी जानता है कि हम इसको धीरे से खिसका सकते हैं, राइट? इट इज पॉसिबल टू डिस्प्लेस इट। वहीं पर यहाँ पर इसे आसानी से डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता है। क्यों? आखिर रीजन क्या है? द रीजन इज इनर्शिया, है ना। द रीजन इज इनर्शिया, क्योंकि इसका मास ज्यादा है इसलिए इसका इनर्शिया ज्यादा है, ठीक है। इसका इनर्शिया क्या है? ज्यादा है, और इसका जो इनर्शिया था वो कम था। तो जिस चीज का इनर्शिया ज्यादा होता है उसकी स्टेट ऑफ मोशन को आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि स्पेस में बात करते हैं। अब स्पेस में एक तरफ हमारी अर्थ है, ठीक है, स्पेस में एक तरफ हमारी अर्थ है, और स्पेस में दूसरी तरफ मान लीजिए कि एक छोटा सा, ठीक है, क्या है? फुटबॉल भी रखा है, फुटबॉल भी है, सपोज दैट इट इज अ फुटबॉल। ये स्पेस में है, कंप्लीटली एम्प्टी स्पेस में। आपको मालूम है कि अगर एक रॉकेट इस धरती से टकराएगा तो अर्थ के मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑलमोस्ट कोई भी परटर्बेशन नहीं होगा, अर्थ वैसे ही घूमेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हमारी अर्थ का जो ऑर्बिट है वो चेंज हो जाए। यू नो दैट कि बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स रोज टकराते हैं हमारी अर्थ से, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ का जो मास होता है और एस्ट्रॉइड्स का जो मास होता है उनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। हमारे अर्थ का मास बहुत ज्यादा है उन एस्ट्रॉइड्स के मास की अपेक्षा, इसलिए बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स टकराते होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है अर्थ के मोशन में, ना ही अर्थ का स्पिन चेंज होता है ना ही अर्थ का ऑर्बिट चेंज होता है, ठीक है, ओके। बट वहीं पर अगर एक फुटबॉल भी है, मान लीजिए कि फुटबॉल भी सन का चक्कर लगा रही थी अर्थ के जैसे, बट अगर फुटबॉल पर से एक रॉकेट या एक एस्टेरॉइड टकरा जाए तो फुटबॉल तहस नहस हो जाएगा, उसका ऑर्बिट चेंज हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। क्यों? क्योंकि इसका इनर्शिया कम है। क्योंकि अगर आप फुटबॉल के मास की बात करें तो फुटबॉल का जो मास है और जो रॉकेट का मास है वो कंपेरेबल है, या एस्ट्रॉइड का जो मास है और जो फुटबॉल का मास है दे आर कंपेरेबल। क्योंकि इनके मासेस कंपेरेबल है इसलिए एक दूसरे के मोशन को, एक दूसरे के मोशन को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट जब किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसका इनर्शिया इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको आसानी से उसके मोशन को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। यही इनर्शिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है जैसे ट्रेन। हम ट्रेन को धक्का दे के नहीं आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है और हमारा इनर्शिया बहुत कम है, ठीक है। दैट इज एक्चुअली द मेन रीजन। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया के लिए मैं एक बहुत एग्जांपल बता देता हूँ। एक रिंग लीजिए, इसका मास एम है, और एक और रिंग लीजिए, इसका भी मास एम रखना, ठीक है। इसके नीचे पिन लगा देना, इसके पीछे पिन लगा देना। अब इन दोनों को मोशन में सेट कर देना। देर तक कौन सा घूमेगा? ये वाला। इट विल रोटेट फॉर मोर टाइम, फॉर मोर टाइम। ऐसा पता है क्यों होगा? इट विल रोटेट फॉर लेस टाइम। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr², मतलब वो जो होता है मास के साथ साथ जो है इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू r²। तो इसका r ज्यादा है इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया, इसलिए इसके मोशन को रोकना
एयर पार्टिकल्स के लिए ज्यादा डिफिकल्ट था इंस्टीड ऑफ दिस। अंडरस्टूड बच्चों, समझ में आया आपको? ठीक है, कि ये वाला ज्यादा देर तक क्यों घूमता रहा और ये वाला क्यों जल्दी रुक गया, है ना? मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब मैं दूसरे लॉ पर आता हूँ। दूसरा लॉ हमारा न्यूटन का होता है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ फोर्स। तो ये कहता है कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप चाहो तो यहाँ पर मोमेंटम की वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, दैट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप मोमेंटम की वैल्यू रख दो, ये इतना हो जाएगा m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt। अब क्योंकि हमारा, अगर मान लीजिए अगर हमारा मास कांस्टेंट रहता है तो इन दैट केस ये हो जाएगा एम ए। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। तो फोर्स की डेफिनेशन ये भी है जब हमारा मास कांस्टेंट रहे, और फोर्स की जनरल डेफिनेशन ये है। दिस डेफिनेशन इज वैलिड इन रिलेटिविस्टिक एज वेल एज इन नॉन रिलेटिविस्टिक। ठीक है, दोनों में है, बट ये वाली जो है ये कंप्लीटली नॉन रिलेटिविस्टिक के ही केस में वर्क करती है। ठीक है, दिस डेफिनेशन वर्क्स ओनली इन केस ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक। ठीक है, वेलोसिटीज। सो जो फोर्स होता है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फोर्स को हम ऐसा ही क्यों लिखते हैं। वैसे ये चीज आप लोग जानते हैं पहले से, बट लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, कोई ऑब्जेक्ट अगर आगे जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि v स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो हमने इसकी स्पीड थी 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमने इस पर पीछे से फोर्स दिया और इसकी स्पीड को कर दिया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसका मास था m इक्वस टू, इसका मास था m इक्वस टू से 1 kg, और m इक्वस टू से 1 kg, यहाँ भी उतना ही रहेगा। ठीक है, अब बच्चों देखो, हमें कैसे पता चलता है कि फोर्स लगा है? फोर्स ऐसे पता चलता है कि फोर्स लगा है क्योंकि इसकी स्पीड बदल गई है ना? क्योंकि अगर हमें पता है कि क्योंकि इसकी स्पीड बदल गई है, इसका मतलब ये है कि इसको धक्का दिया गया है, पुश या पुल मिला है इसको, दैट इज द फोर्स। इसीलिए जो फोर्स होता है आप देख सकते हो, इट समवॉट इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये वेलोसिटी टाइम के हिसाब से कैसे बदल रही है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मास ऑल्सो। मास पे क्यों डिपेंड कर रहा है? मास पे इसलिए डिपेंड कर रहा है, देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता तो उसकी वेलोसिटी उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती क्योंकि इनर्शिया आ जाता। ठीक है, तो जो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ज्यादा है, हो रहा है, मतलब फोर्स उस पर ज्यादा लग रहा है। ठीक है, सो इसका मतलब ये होता है कि उस पर फोर्स ज्यादा लग रहा है। सो कुछ नहीं है, फोर्स का मतलब है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू मास एज वेल एज इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। बस मैं यही बताना चाहता था। अगर यहाँ पर आप देखो कि अब एक और केस एज्यूम करो कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, और इस बार हमने उसको फोर्स दिया से एफ डैश, और अब इसकी वेलोसिटी हो गई 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास से 1 kg, मास इक्वल टू 1 kg। अब आप खुद ही समझ जाओगे कि नीचे वाले केस में हमने ज्यादा फोर्स लगाया है ना? नीचे वाले केस में ज्यादा फोर्स लगा है ना एफ, इस वाले फोर्स केस में कम फोर्स लगा है, और इस वाले केस में ज्यादा फोर्स लगा है। आर यू गेटिंग मी? क्यों लगा है, कैसे पता चला? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से पता चला। जिसकी स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगी उस पर ज्यादा फोर्स लगा है ना? मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। ठीक है, कि जो फोर्स का जो मेजर है वो एक्चुअली में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, जिस चीज को का वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आता है मतलब उस पर फोर्स भी ज्यादा लगा है। ठीक है, सो दैट इज समथिंग विच इज विच वाज फिजिकल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पर। ठीक है बच्चों, 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए आप लोगों को? मुझे थोड़ा कमेंट करके बता दें। मैं सिर्फ का टाइप बताऊंगा आपके। ठीक है सर, इस एसोसिएशन डिपेंड्स, सर एसोसिएशन फोर्स पे डिपेंड करेगा। दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ठीक है, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ठीक है, फोर्स और एसोसिएशन कनेक्टेड है। एसोसिएशन इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास, एंड फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एसोसिएशन। ठीक है, अब देखो, फील्ड फोर्स के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है वो, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट समझ लो। देखो जो थर्ड पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये थर्ड पॉइंट ना बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट ये बोलता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना? फॉर एवरी एक्शन
देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ये जो आपका थर्ड लॉ है ना, ये इक्विलिब्रियम पर ही होल्ड करता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी होल्ड करता है ना, कहीं पर भी होल्ड नहीं करता है, ये सिर्फ इक्विलिब्रियम पर ही होल्ड करता है। एंड लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू नाइसली। देखिए, सबसे पहले एक क्लासिकल एग्जांपल लेंगे जो सब लोग पढ़ते हैं, है ना। ये मान लीजिए टेबल है, ठीक है, और ये मान लीजिए बुक है। सपोज दैट दिस द बुक, ठीक है, बुक हमने इसके ऊपर रख दी। अब बुक इस पर रखी है। अब फिलहाल में अगर आप देखें तो बुक जो है इस तरफ नहीं जा रही है, बुक इस तरफ भी नहीं जा रही है, बुक इस तरफ भी नहीं जा रही है, और बुक इस तरफ भी नहीं जा रही है। इसका मतलब ये है कि बुक क्या है, इक्विलिब्रियम पर है ना। इसका मतलब ये कि बुक इक्विलिब्रियम पर है। अब हम थोड़ा सा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। सो लेट्स मेक द फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। अब अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो हमें पता चलता है कि अर्थ इसे एक्चुअली में नीचे की तरफ खींच रही है, बट ये नीचे तो नहीं गिर रहा है। अगर फोर्स सही में नीचे की तरफ लग रहा है तो ये नीचे गिर जाना चाहिए था। एक्चुअली में ये एक फोर्स है, यहाँ पर एक और फोर्स है जो टेबल अप्लाई करती है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, इसी कारण से नेट फोर्स अलोंग वाई जस्ट गोज टू जीरो, जिसके कारण नेट एक्सेलरेशन अलोंग वाई मस्ट नेट एक्सेलरेशन अलोंग वाई गोज टू जीरो, जिसके कारण होता है वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी इज इक्वल टू होता है वी वाई इक्वल टू यू वाई। अब क्योंकि हमारा यू वाई जीरो है, ठीक है, इसी कारण से हमारा वी वाई भी जीरो है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देखो कि न्यूटन का जो लॉ है, थर्ड लॉ, वो ये कहता है कि बुक जो है वो टेबल पर फोर्स लगाती है, mg फोर्स, और उसी के अपोजिट में टेबल भी उस पर फोर्स लगाती है। बट ये चीज कब हो रही है, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर कोई भी नॉर्मल रिएक्शन जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है फिलहाल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि एक ट्रक जो है चल रहा है। आप लोगों ने मेरा एक शॉर्ट देखा होगा, मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था इसके ऊपर, हालांकि मैंने उसमें आंसर नहीं बताया था, ठीक है। तो लेट्स मेक ए ट्रक। बच्चों, अब मैं ड्राइंग बनाने के मामले में थोड़ा फनी हूँ, तो यहाँ पर जो है मेरा ट्रक पता नहीं कैसे बनेगा। माय गॉड सर, ये वाला देखा था। ट्रक में होता क्या है वैसे, लोडिंग होती है ना वैसे आजकल, ठीक है। बन गया भाई ट्रक, ठीक है। अब कोई कुछ बोलेगा नहीं इस ट्रक को, ठीक है, ठीक है। फाइनली वी गॉट ए ट्रक, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा थोड़ा। देखो, ट्रक जो है वो आगे की तरफ जा रहा है। सर ये कैसा, अरे भाई है ट्रक है, इट इज ट्रक। इमेजिन, इमेजिन इट, इमेजिन इट, इमेजिनेशन, ठीक है। सो दैट इज ट्रक, इमेजिन करिए कि ट्रक है, ठीक है। या दैट्स गुड, शिफ्ट करने। अब मेरी बात सुन लीजिए थोड़ा। सर इतना एनर्जेटिक वे में बच्चों को पढ़ाते हो कि बोरिंग नहीं लगता। चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मेरी बात तो सुन लो बच्चों थोड़ी सी। ट्रक जो है सर, वो इमेजिनेशन को शॉर्ट्स वाले देखो, ये जो ट्रक है ना, क्या कर रहा है, ये ट्रक सीधे जा रहा है, सीधे जा रहा है, बिल्कुल सीधे जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इस डायरेक्शन में ये एसिलरेट भी हो सकता है कि यहाँ पर ये एसिलरेट भी हो रहा हो, है ना। इट मे बी पॉसिबल कि इस डायरेक्शन में एसिलरेट भी हो रहा हो, ठीक है। तो आप तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर तो ये आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है और ये आगे जा भी रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई भी प्रकार से न्यूटन का थर्ड लॉ होल्ड नहीं कर रहा है। आप देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं एक्ट करा, क्योंकि ये ट्रक तो एक्शन लगा रहा है
बट रिएक्शन नहीं मिल रहा है। आप समझ सकते हो जितना रिएक्शन मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत रिएक्शन पीछे की तरफ मिल रहा होगा फ्रिक्शन के फॉर्म में, बट पूरा का पूरा रिएक्शन तो नहीं मिल रहा है ना। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ देखें तो ट्रक का जितना भी वेट है वो नीचे जमीन पर लग रहा है और उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ऊपर भी लग रहा है। तो यहाँ पर जितना एक्शन नीचे की तरफ हो रहा है उतना ही रिएक्शन ऊपर की तरफ हो रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि जो वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो न्यूटन का थर्ड लॉ अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है, जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं कर रहा है, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वो एक्चुअली में सिर्फ इक्विलिब्रियम पर ही हो सकता है। आप समझ गए मेरी बात। तो जब यहाँ ट्रक मूव करता है तो वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि मोशन हो रहा है तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है, तो वहां होल्ड नहीं कर रहा है। डिड यू गॉट इट? समझ में आया? मुझे थोड़ा जल्दी कमेंट कर देना फिर आगे चलते हैं। ठीक है। ठीक है। क्लियर है। फ्रिक्शन भी आ जाएगा, फ्रिक्शन का भी ऐसा कुछ नहीं, फ्रिक्शन भी आ सकता है। मेरा पेन कहाँ चला गया? ठीक है बच्चों, चलो मिल गया पेन। ठीक है। सो नाउ नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए अब ये तो देखो यार, मजे मस्ती वाली बातें बहुत हो गई। एग्जाम में इन सबसे काम नहीं चलेगा, मैं ये भी बता देता हूँ। एग्जाम में आप लोगों को, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है। तो अब हम डील कैसे करते हैं? हाउ वी डील विद द न्यूटन्स लॉ। तो बच्चों देखो, न्यूटन्स लॉ के साथ डील करने के लिए एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, और वो उसे देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है। वर्किंग विथ न्यूटन्स लॉ, इसे लिख भी लेना। वर्किंग विथ न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। सी, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने सिस्टम को देखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना सिस्टम देखना है। अब फॉर एग्जांपल आपका जो सिस्टम है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यूजली हम अभी जितने भी एग्जांपल देखेंगे उसमें सिस्टम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। तो आप क्या करोगे, नेट फोर्स अलोंग एक्स निकालोगे और उसे किसके बराबर इक्वेट करोगे, एम ए के बराबर करोगे। ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, आप क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो नेट फोर्स अलोंग वाई निकालोगे और इसे 0 के बराबर इक्वेट कर दोगे। ठीक है। इन दो लॉस का यूज कर हम जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो प्लीज नोट दिस एंड आफ्टर दिस वी विल डू अवर क्वेश्चंस। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको जो अपन अभी करेंगे। ठीक है। नोटेड? सभी लोग बच्चे नोट कर लो। ठीक है, गुड गुड। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को जो आपको अभी करना है। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड में क्रॉप कर दूं इसे। ओके, ऑलमोस्ट कम, ऑलमोस्ट डन। ठीक है। सो द क्वेश्चन इज एज फॉलोज। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कर लिया ना, बहुत अच्छी बात है। एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोग करना। देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला है हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक है जिसका मास है 4 kg, ठीक है, और दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg। ठीक है, एक 4 kg का, एक 2 kg का है। आर प्लेस्ड साइड बाय साइड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर। ठीक है, लिखा है। और इसके बाद बोला है हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 4 kg ब्लॉक। यहां से ना 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है ऑन 4 kg ब्लॉक।
ठीक है। अब आपसे बोला है एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक निकालना है आपको, तो सबसे पहला काम है आपको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। फिर उसके वो बाद बोला है कि इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो निकालना है। तो हम सबसे पहले आपको जो काम देंगे वो देंगे एक्सेलरेशन निकालने का, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। सबसे पहले तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू पता लगानी है कि क्या है। 8/3, 10/3, 20/3, 3/2। चेक, क्या आंसर आ रहा है बताइए। एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके परफेक्ट, आप लोगों के आंसर्स बिल्कुल सही हैं। 10/3 इज द राइट आंसर। अब मुझे थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत सही, बहुत सही, आप लोग के आंसर्स बिल्कुल सही हैं। देखो यहां पर इस क्वेश्चन में क्या बोला कि ये हमारा से दिस इज द हॉरिजॉन्टल, ये हमारा हो गया 4 kg ब्लॉक, ये हमारा हो गया देन 2 kg ब्लॉक, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा 4 kg ब्लॉक हो गया, ये 2 kg ब्लॉक हो गया। यहाँ से फोर्स भी लगा दिया गया है 20 न्यूटन्स का। हमसे बोला गया है कि दोनों ब्लॉक्स का हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। अब क्योंकि नो 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 पॉज, अब दोनों ब्लॉक्स क्या है, एक दूसरे से ज्वाइंट हैं, दे आर ज्वाइंट, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही होगा। अब ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एक सिस्टम बन जाएगा, है ना। ये पूरा क्या बन जाएगा, अब एक सिस्टम बन जाएगा, दिस होल विल बिकम ए सिस्टम। तो अब हम यहाँ इस पूरे सिस्टम पर कितना लगा रहे हैं, 20 न्यूटन्स का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 20 न्यूटन्स का हम फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यूज करेंगे समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू एम ए। तो देखो यहां पर क्या है, नेट फोर्स कितना है 20, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, ठीक है। सो +20। अब यहां हो जाएगा 4 + 2, है ना, और ये पूरा सिस्टम जो है ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, दैट इज ए। तो ये हमारा हो जाएगा ए इक्वल्स टू 20/6, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10/3, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन में आपसे पूछने वाला हूं कि क्या आएगा, ठीक है। 10/3 आएगा समृद्धि, ठीक है। अब चलो मैं आपसे, एक क्वेश्चन है जो अपना दूसरा क्वेश्चन है कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। सो फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अब नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, निकालना स्टार्ट कर दो सब लोग, ठीक है। ट्वेंटी अपॉन सिक्स, 20/3, 10/6, 5/2, ठीक है। क्या बात है, ये बात देखकर मेरे को बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि मेरे क्वेश्चन लिखने के पहले, ऑप्शंस लिखने के पहले ही आंसर जब आ जाते हैं तो एक टीचर की खुशी का वो नहीं रहता है ठिकाना, ठीक है। तो मैं भी उसी तरह से खुश हूं, ठीक है। आप लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, सी। अब नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकलेगा, देखो बताता हूं, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन निकालने का टेक्निक क्या है, सी। देखो अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो आपको ना, अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है ना तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहले 4 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, फिर 2 वाले का बना लीजिए, दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम अपन को बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अपन बना लेते हैं। यहाँ पर ये दोनों बॉडी एक ही जैसी दिख रही है, तो हम इन्हें थोड़ा सा कलरिंग कर देते हैं ताकि दोनों थोड़ा डिफरेंट दिखे, ठीक है। यहाँ पर 2 बॉडीज थी, ठीक है। देखो अब सो हैव ए लुक हियर। तो अपन किसी से भी निकाल सकते हैं, 4 से भी निकल आएगा और 2 से भी निकल आएगा, तो 4 ही को पकड़ लो। देखो 4 पर ये हो गया, ठीक है। यहां से लगा था 20 न्यूटन का फोर्स, ठीक है।
और इसका एक्सेलरेशन a है 10/3। तो अब हम इस पर बस इस पर लगाने वाले हैं क्या, ठीक है, और यहां से इस पर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। अब हम इस पर लगाएंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है नेट फोर्स अलोंग एक्स मस्ट बी इक्वल टू ma। तो ये हमारा हो जाएगा 20 माइनस एन इक्वल टू 4 × a। तो ये हो जाएगा 20 माइनस एन इक्वल टू 4 × 10/3। तो एक्सेलरेशन ए की एन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 20 20 गलत तो नहीं हो रहा अपने हाथ बच्चों, कहीं नहीं हो रहा गलत है ना, 20 - 40/3। सो ये हमारा हो रहा है 60 - 40 20/3। आ गया बच्चों समझ में सभी को? देखो क्लियर है, आंसर आ गया, ठीक है, और आप लोग यही आंसर मुझे दे रहे थे अभी तक, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। वेट, गुड गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स। आई एम जस्ट गिविंग यू ए क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज एज फॉलोज। लोड हो रहा है थोड़ा। नोट भी कर लेना आप लोग, ठीक है, नोट करते चलना। क्या है, पहले फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। तो हियर इज द क्वेश्चन फिगर, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला है आपसे कि आपके पास जो है 3 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, यू हैव 3 ब्लॉक्स, ठीक है। तो पहला है 3 kg का, 2 kg का और 1 kg का लिखा है, ठीक है। दे आर ऑन द स्मूथ सरफेस, यहाँ पर सब कुछ स्मूथ है, मतलब स्मूथ का मतलब होता है कि कोई फ्रिक्शन नहीं है। द हॉरिजॉन्टल फोर्स 12 न्यूटन इज अप्लाइड। फाइंड द फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। तो आपको पूरा सिस्टम देखने के बाद 2 kg ब्लॉक पर जो फोर्स है वो निकालना है, ठीक है। सो मैं यहाँ ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, स्टार्ट डूइंग ABCD। 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 4 न्यूटन, ठीक है। ट्राई टू डू। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बच्चों, आसानी से कर सकते हो आप लोग। वेरी गुड समृति, गुड, ठीक है। और बाकी लोगों को क्या लगता है बताइए, फिर मैं लास्ट में बताऊंगा कि आंसर है तो है क्या। बच्चों अपने दोस्तों के साथ भी हमारे कोर्स को शेयर कर देना, ठीक है, काफी दिनों से नए बच्चे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सर प्रीवियस एग्जांपल में 2 kg से नॉर्मल रिएक्शन हम अभी निकाल कर बता देंगे, शिफ्ट करना सेम आएगा, डायरेक्शन डिफरेंट होगी, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन विल बी सेम बट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। हाँ समृद्धि आपकी, बाकी बच्चों भी कर देना, ठीक है बच्चों, क्योंकि हम लोग प्रमोशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम लोग एडवर्टाइजमेंट अलग से नहीं कर पाते हैं, आप ही लोग हैं जो हम लोगों का प्रमोशन कर सकते हो, ठीक है, आप ही लोगों के थ्रू प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। हम लोग दो ही तरह से प्रमोशन कर सकते हैं, एक तो यूट्यूब रहता है और एक तो होता है हमारे जो एग्जिस्टिंग बच्चे रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है हमारे पास फिलहाल, ठीक है। तो आप लोगों की भी हेल्प चाहिए होगी। सर समझ नहीं आया, प्लीज शुगर, मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है सर। मैं एक नए स्कूल, अच्छा अच्छा, ठीक है, कब लेकर आए हो आप, उनका नाम क्या है वैसे? ओके, ठीक है। चलो मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ आंसर क्या है। देखो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है, डी इज द राइट आंसर। देखो डी कैसे राइट आंसर होगा, समझाता हूँ। देखो एक्चुअली में क्या होता है ना कि न्यूटन का अच्छा अच्छा प्रिया, ठीक है, नाम बता देना, मैं पता चल जाएगा मुझे, ठीक है। तो देखो क्या है, न्यूटन का लॉ बोलने में तो बहुत इजी होता है, एफ इक्वल्स टू एम ए, बट जब उसे अप्लाई करते हैं ना तब हमारे हाथ बहुत सारी गलतियां होती है, तो उसका अप्लाई सही तरह से करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, हम इसका जो है डायग्राम जो है ना, इसको समझाने के लिए इसका जो डायग्राम है इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और नेक्स्ट पेज में से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ये बहुत सही है। ठीक है, देखो हमसे क्या बोला गया है इस पूरे क्वेश्चन में, हमसे इस पूरे क्वेश्चन में बोला है नेट फोर्स ऑन 2 kg, 2 kg पर कितना फोर्स लग रहा है, 2 kg पर आखिर कितना फोर्स लग रहा है, ये हमें बोला गया है निकालने के लिए। इसको निकालने के दो मेथड्स हैं, मेथड 1, ठीक है, और मेथड 2। मेथड 1 जो है वो एक्सेलरेशन के साथ डील करता है और मेथड 2 जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन से डील करता है। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं, तो इस सबसे पहले अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को देखें तो ये पूरा एक सिस्टम बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम मेरा बहुत अच्छा नहीं बना है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फिर से मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, वेट फॉर ए वाइल। या देखिए क्या है, ये पूरा एक सिस्टम है, जब आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये पूरा क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया है, और ये फोर्स पूरे ब्लॉक्स में लग रहा है। ठीक है, इकट्ठा ऐसे सिस्टम पूरे ब्लॉक्स में लग रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मैं जो भी बोलूंगा ध्यान समझना। अब क्या हो रहा है, हमें सबसे पहले यहाँ पर सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना चाहिए। ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन कहता है नेट फोर्स अलोंग एक्स मस्ट बी इक्वल टू एम ए। जब हम पूरे सिस्टम पर इस इक्वेशन को लगाएंगे तो ये हो जाएगा 12 न्यूटन। 12 के अलावा तो अब यहाँ पर कोई फोर्स बचा ही नहीं है। अब यहाँ पर है 3 + 2 + 1, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें पता लगाना है कि 3 kg ब्लॉक पर कितना फोर्स लगता है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, तो ये हो जाएगा 3 × 2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 6। अगर पता लगाना है कि 2 kg में कितना फोर्स लग रहा है, तो ये हो जाएगा एम इंटू ए, ये हो जाएगा 2 × 2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 4। और ये 1 kg पर पता लगाना है कितना फोर्स लग रहा है, तो एम ए दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 × 2 दैट इज इक्वल टू 2। अब हम इन सभी को आपस में ऐड कर लेते हैं, सो दैट इज इक्वल टू, ऐड करने पर हमें मिलता है 12, जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है। आया समझ में बच्चों, मैंने तो 2 kg में पूछा था, मैंने तो सभी पर निकाल कर बता दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मेथड 1 क्लियर हो गई, मेथड 2 बताता हूं मैं आपको। मेथड 1 क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। मेथड 1, मेथड 1 क्लियर है। अब देखो मेथड 2 बताता हूँ। मेथड 2 ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है, बट वो भी अच्छी मेथड है। देखो 3 kg ब्लॉक, इस पर N1 फोर्स लगा रहा है, N1 नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ये इस पर N2 लगा रहा है, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा N1 - N2। अब कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आप N2 - N1 क्यों नहीं कर दिए। यार जब पार्टिकल इस तरफ मोशन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि N1 जो है वो बड़ा है N2 से, तो पहले वाले बड़े को पहले रखेंगे, फिर छोटे वाले को रखेंगे। ठीक है, बट इसमें अब हमें क्या करना पड़ेगा कि N1 पहले निकालना पड़ेगा, तो N1 निकालने के लिए हमें 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर हमें N2 निकालना पड़ेगा, तो N2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर निकाल कर पहले हमें N1 निकालना पड़ेगा, फिर N2 निकालना पड़ेगा, फिर वैल्यूज पुट करेंगे, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट तो नहीं है, आप लोग ऐसे होमवर्क ले सकते हो करने के लिए। ठीक है, बाकी मैं अभी इस पर अंदर नहीं जाऊंगा, आप लोग खुद से सॉल्व करके देखना N1 N2 को निकालकर, जब नहीं बने तब मुझे बताना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना कैसे था, कहाँ आपके हाथ गलतियां हुई है। ठीक है बच्चों, मुझे कमेंट करके बता दीजिए।
ठीक है, ओके। अब चलो बच्चों अपन चलते हैं, एक डाउट है, किसी का डाउट था, किसी कुछ पूछना हो तो पूछो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क टू मी। किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना था अभी तो पूछो फिर। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, तो मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। ठीक है, सो सर एक जयश्री, ठीक है बताता हूँ मैं। ठीक है, किसी ने हैंड रेस भी किया है। अच्छा, हैंड रेस लगता है मिस्टेक से हुआ था, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर बताता हूँ, शिव कन्या आपका जो भी डाउट है ना, आप हैंड रेस कर लेना। मैं यहाँ पर N1 निकाल कर बता देता हूँ, N2 आप खुद से निकाल कर करना, ठीक है। 3 kg वाले का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। उससे हमको N1 मिल जाएगा। ये 3 kg है, ठीक है। इस पर अगर हम देखें तो N1 यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, ओके। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इस पर लग रहा है 12, ठीक है, ठीक है, आ गया आंसर। ठीक है, क्या बात है, एक्सेलरेशन है यहाँ पर कितना 2, तो ये हो जाएगा 12। तो हम यहाँ लिखेंगे नेट फोर्स अलोंग एक्स इक्वल्स टू एम ए, तो ये हमारा होगा 12 माइनस N1 इक्वल्स टू 3 × 2, तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। तो अब मैं नहीं करूं क्या? ठीक है, ठीक है। N2 कितना आ रहा है, N2 निकाल लीजिए 1 kg से। 4 यहां से लग रहा है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लग रहा है इस पर N2 भी लग रहा है इसमें, और इसमें लग रहा है, ठीक है, फोर्स ऑन, ठीक है। N2 यहाँ से इसमें लग रहा है, निकाल कर बता ही देता हूँ मैं, अब आप लोग जब पूछ रहे हो तो 1 kg ये हो गया है ना। तो F इक्वल्स टू नेट फोर्स लॉन्ग एक्स इक्वल्स टू एम ए, तो ये हमारा हो जाएगा N2 इक्वल्स टू 1 kg है ना, 1 × 2, तो ये 2 आ गया, तो 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4 हो गया, ठीक है, फाइन। ठीक है, मैं हैंड रेज एक्सेप्ट कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है बच्चों। हाँ, हैंड रेज करो, किसने किया था हैंड रेज, फिर से करना। ठीक है, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, एक सेकंड में एक्सेप्ट कर लेता हूँ, जब तक मैं क्वेश्चन तो दे दूं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन थोड़ा लोड हो रहा है, ओके, इट्स लोडेड। हाँ, लेट मी चेक किसका हैंड रेज है। अब बच्चों हैंड रेज आप हटा भी लेते हो, ठीक है, मिल गया, सिप्रा का हैंड रेज है, ठीक है। हाँ सिप्रा बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो सिप्रा। सर मेथड 1 टा रिपीट कीजिए ना, मेरा नेट स्लो था। मेथड, श्योर, बिल्कुल बताइए, किस वाले में, इस वाले में मेथड 1। हाँ हाँ। मेथड 1 अगर हमें इसमें निकालना है तो हम सबसे पहले जितना ग्रीन पार्ट है, ऐसे पूरा सिंबल, इसको पूरा सिस्टम ले लेंगे। तो इस पूरे सिस्टम पर पहले हम क्या करेंगे, न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे। तो नेट फोर्स कितना है, 12 न्यूटन है, और टोटल मास कितना है, 3 + 2 + 1। एसिलेशन ए हमें नहीं मालूम, तो एसिलेशन मिल गया। एक बार हमें एसिलेशन मिल गया तो हम 3 kg ब्लॉक पर मास इंटू एसिलेशन से फोर्स लगा लेंगे, 2 kg ब्लॉक में मास इंटू एसिलेशन से फोर्स निकाल लेंगे, और 1 kg ब्लॉक में भी निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब सभी के एसिलेशन सेम होने के बाद भी सभी पर लगने वाले फोर्सेस अलग अलग है, ठीक है। और ठीक इस है सर। पूरे फोर्स को ऐड करने पर 12 न्यूटन दोबारा से मिल जाता है, ठीक है, गुड, ठीक है। वेरी गुड। बच्चों थैंक यू नेक्स्ट सर। क्वेश्चन ये है, इसमें ये बोला गया है, इन अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द स्ट्रिंग्स आर, स्ट्रिंग्स लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये लिखा है स्ट्रिंग्स आर लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल, द सरफेस एरिया ओवर विच द ब्लॉक्स आर प्लेस्ड इज स्मूथ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द ईच ब्लॉक। तो आपको ना
एक्सेलरेशन नहीं निकालना है, मुझे मालूम है बच्चा बच्चा निकाल लेगा, ठीक है। आपको निकालना है यहाँ पर T1, ठीक है, T1 निकालिए, कैलकुलेट द T1, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। समृति, एक्सेलरेशन तो मैं नहीं बताऊंगा क्या है, आपको तो मुझे T1 ही बताना पड़ेगा। प्लीज टेल मी व्हाट इज T1। T1 की वैल्यू निकाल कर बताइए कितनी आ रही है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ T1 की वैल्यूज, 4, 6, 8, 10 न्यूटन 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 न्यूटन। ओके, ठीक है, फाइन, क्या बोल रहे हो, सी ऑप्शन। बच्चों मानना पड़ेगा, अब आप लोग इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। सो योर आंसर इज राइट, ठीक है, दैट इज द राइट आंसर, 8 न्यूटन। चलो मैं अब आप लोगों को निकाल कर बता देता हूँ कि टेंशन T1 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो मैंने हमारी जो हमने आपको फर्स्ट स्लाइड मतलब फर्स्ट लेक्चर जब लिया था, सेकेंड फर्स्ट मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, तो मैंने आपको कुछ लॉज बताए थे, उन्हीं लॉज का हम लोग यहाँ पर यूज करके जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं डायग्राम का और नेक्स्ट पेज पर से सॉल्व करते हैं। देखो, ठीक है, चलो मैं यहाँ पर अब अपने कन्वीनियंस के लिए इसे T1 बोल देता हूँ, इसको मैं T2 बोल देता हूँ। और ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि अब ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, मैं सब कुछ निकाल कर बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है जोश्री। सबसे पहली बात तो ये है कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से क्या है, ये आपस में जुड़े हुए हैं इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से। तो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से क्योंकि जुड़े हुए हैं तो इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप समझ रहे हो, इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो सेम रहेगा, क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। ये मैंने पहले ही बताया था कि जब मासेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से जुड़े होते हैं तो उनका एक्सेलरेशन सेम होता है, तो इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो सेम होगा। तो हम पूरे सिस्टम पर अगर लगाएंगे नेट फोर्स अलोंग एक्स इक्वल्स टू एम ए, तो ये हमारा हो जाएगा 14 जो है वो नेट फोर्स है जो लगाया गया है, और टोटल मास कितना है 6 kg इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारा जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ रहा है 14/6 विच इज इक्वल टू 7/3, 7/3। मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, देखते चलो, सेम तो नहीं आएगा समृद्धि, ठीक है, क्योंकि मासेस डिफरेंट है। जब मासेस डिफरेंट होते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो सेम हो सकता था, अगर ऐसे मासेस होते तो फिर टी सेम हो सकता था, बट ऐसे में नहीं हो पाएगा, ये ट्रिक भी है, ठीक है, ऑप्शंस चेक करने की, ठीक है। तो जस्ट लेट मी सॉल्व, ठीक है, देखते चलो बस, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, T2 निकालने के लिए बोला ना। T2 तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। T2 निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 वाले का हम फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। तो 4 वाले में T2 यहाँ से लग रहा है, इस तरफ इसे खींच रहा है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, ए इक्वल टू है, ठीक है, दिया है, पता है, ए ये लिखा है, ठीक है। अब अगर मैं न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करूं तो एफ इक्वल टू नेट फोर्स अलोंग एक्स इक्वल टू एम ए, तो ये हमारा हो जाएगा T2 इक्वल टू मास कितना दिया है 4 इंटू एक्सेलरेशन कितना है वेट 7/3, दैट इज इक्वल टू हो रहा है 28/3। तो मेरे हाथ लगता है आंसर गलत आ गया, एक्सीलरेशन मेरे हाथ लगता है गलत निकल आया है।
अच्छा अच्छा अच्छा, गॉट इट, समझ गया बच्चों, समझ गया। मास 7 है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 2। ठीक है, इसीलिए तो आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, 8 न्यूटन आ गया समझ में। ठीक है, अब आप लोग समझ गए। ठीक है, इसके बाद क्या है, आप बोले थे T1 निकालने के लिए। T1 निकालने के लिए आप 1 kg को जो है टारगेट कर दो। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत आसानी से है, मिल जाएगा। तो 1 kg ये हो गया, इसमें 14 यहाँ की तरफ लग रहा है। अब ये वाला टेंशन इसको इस तरफ खींचता है। ठीक है, T1 इसे इस तरफ खींच रहा है। तो नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स इक्वल टू एम ए, फॉर्मूला अप्लाई करो तो ये हो जाएगा 14 माइनस T1। अब 14 बड़ा है ना, क्योंकि इस तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो 14 फोर्स बड़ा है, इसलिए हमने ऐसे रखा है। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 14 माइनस T1 इक्वल्स टू मास कितना है 1 × 2। ठीक है, तो T1 की जो वैल्यू निकलेगी हमारी, ये हो जाएगी 12। सो यू कैन सी दैट। अच्छा, अब मैं यहाँ एक काम करता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो क्या हो रहा है। ठीक है, फाइन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, आंसर तो आ गया यहाँ पर। ठीक है, 12 और 8। ठीक है, दीज आर द आंसर। किसी को अभी और कोई डाउट तो नहीं है ना? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, कीप नोटिंग। है ना, नोट कर लीजिएगा। डोंट नोट इट, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग। ठीक है, डू गुड गुड। इस क्वेश्चन में क्या करना है बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, 2 blocks of mass 4 kg 2 kg are attached by an extensible light string as shown in the figure. So you don't have to find the acceleration, you have to find out the tension in the string. तो यहाँ पर जो टेंशन T है ये निकालना है आपको। ठीक है, सो आपके यहाँ जो भी वैल्यू आए आप मुझे स्क्रीन पर लिख देना। ठीक है, सो आई एम नॉट गिव यू एनी ऑप्शंस राइट नाउ, जस्ट राइट ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। टेंशन कितना होगा यही निकालना है बस। ओके, 40 पक्का 40। ठीक है, क्या बात है, मतलब बच्चों मानना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर है 40। T = 40 है, और इसे बहुत आसानी से निकाल भी सकते हैं। देखो, इस पूरे को आप एक सिस्टम मान लो। क्या करो, इस पूरे को आप क्या करो, एक सिस्टम मान लो। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, नेट फोर्स अलोंग वाई इक्वल टू एम ए करेंगे। ठीक है, नेट फोर्स अलोंग वाई इक्वल टू एम ए करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 120 न्यूटन। ठीक है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, ठीक है, 4G प्लस 2G, है ना, तो ये हो जाएगा -4G -2G। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा नेट मास कितना है। ठीक है, 4 + 2, और ये हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 120 - 14, G को 10 ले लेते हैं, -20
दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 6a, तो ये हमारा हो रहा है 60 इक्वल्स टू 6a, दैट इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो एक्सीलरेशन हमारा 10 हो गया। अब हमसे टेंशन पूछा गया है, तो टेंशन निकालने के लिए आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए 2 kg का। ठीक है, तो नीचे इस पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज 2g, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज द टेंशन, एक्सीलरेशन जो है ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा t माइनस 2g इक्वल्स टू 2 इंटू 10, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा 20 प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू 40। क्लियर? चेक? कोई डाउट पूछो। If you have any doubt, ask to me. ठीक है, आगे चलें, नोट कर लीजिए। गुड, चलो बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पुलिस। पुलिस अपन लोग अपने गांव जब जाते हैं तो देखते हैं कि जो कुआं होता है उसमें कुएं से जो लोग पानी निकालते हैं वो लोग पुलिस की मदद लेते हैं, है ना। तो आपने पुलिस देखी होगी। पुलिस कुछ नहीं है, एक डिस्क टाइप का होता है जिसके ऊपर से रस्सी जा सकती है ना। ओके, तो डिस्क इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, उसी को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत इजी है इन्हें सॉल्व करना। मान लीजिए कि एक रिजिड सपोर्ट है और यहां से जो है एक पुल्ली को ऐसे लगा दिया गया है। तो एक पुल्ली हम यहाँ से अटैच कर देते हैं। सो लेट्स अटैच पुल्ली। ठीक है, और ये हो गया, ये रस्सियां हो गई। ठीक है, और ये मासेस हो गए। एक मास ये हो गया, एक मास ये हो गया। चलो अब मैं आपको बताता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली, इनमें हमारा जो डिस्क होता है, मतलब जो हमारी पुल्ली होती है, इसको हम मानते हैं कि ये फ्रिक्शन लेस है। और दूसरी बात यह है कि इसको हम मानते हैं मास लेस है। ठीक है, हमारी जो स्ट्रिंग्स होती हैं हम इन्हें मासलेस मान लेते हैं, और इन्हें हम क्या लेते हैं, इन एक्सटेंसिबल मानते हैं, इन एक्सटेंसिबल मानते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ हो गया आपका मास m1, यहाँ हो गया मास m2। तो m1 और m2 कुछ मान लेते हैं फिलहाल में समझाने के लिए। तो एक काम करो, इसका मास मान लो m है और इसके m2 को मान लो कि 2m है। ठीक है, अब इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए हमें सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, अब क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं इसलिए दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का वो सेम होगा, बट उनके डायरेक्शंस डिफरेंट होंगे, है ना, उनके डायरेक्शंस डिफरेंट होंगे। तो यहाँ एक्सेलरेशन निकालने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, नेट फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास टू बी पुल्ड, अपॉन टोटल मास टू बी पुल्ड। तो बहुत इजी है। देखो नेट पुलिंग फोर्स कितना है अब बताता हूँ। देखो इस तरफ लग रहा है mg और इस तरफ लग रहा है 2mg, तो ये हो जाएगा 2mg माइनस mg अपॉन टोटल मास हो जाएगा m प्लस 2m। तो ये हमारा हो जाएगा g अपॉन 3। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। समझ में आया बच्चों? मैंने विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल आपको बता दिया है कि कैसे करना है। ठीक है, चेक। अब एक क्वेश्चन करेंगे इसी से जुड़ा हुआ, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। ठीक है, ओके, गुड गुड, आ रहा है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज एज फॉलोज। देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में
सर मेरा एक डाउट है, मैं टेलीग्राम पर भेज रही हूँ। हाँ 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 जोश्री, बिल्कुल। देखो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा समझा दूं क्या पूछ क्या रहा है, ठीक है। इन ए सिस्टम शोन इन द फिगर पुल्ली इज स्मूथ, ठीक है, पुल्ली स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्ट्रिंग्स आर मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, टेंशन T1 एंड T2। तो बच्चों आपको इस पूरे क्वेश्चन में ना सिर्फ निकालना है, तो वो निकालना है T2। सिर्फ आप T2 निकाल कर बताएंगे क्या आ रहा है, ठीक है। मैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, मैं 4 ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ दे रहा हूँ, बस आप बताइए आपके हाथ आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। आपको T2 निकालना है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यू हैव टू फाइंड आउट T2। ट्वेंटी, 60, 30, नन, सब न्यूटन्स में, सब न्यूटन्स में। जिनका भी हो जाए बता देना। ठीक है समृति। लगता है कठिन क्वेश्चन है ना। ओके ठीक है, सो मैनी ऑफ यू हैव डन नाउ, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ आंसर क्या है, ठीक है। बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आप लोगों ने दिया है आंसर, ठीक है। जयश्री, समृति, वेरी गुड। अब देखो इस क्वेश्चन हमसे क्या बोला था, T2 निकालने के लिए बोला था, ठीक है। तो हम इस T2 को निकाल देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है T2 को निकालना, ठीक है। देखो इसका ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये सही रहेगा। देखो इसे बड़े प्यार सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे बोला T2 निकालने के लिए, T2 निकालने के पहले हमें सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। सो 20 नीचे लगेगा, मतलब 2G नीचे लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर लग रहा है 4G प्लस 6G। तो हम यहाँ लगाएंगे नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास टू बी पुल्ड, है ना। तो 4G प्लस 6G माइनस 2G अपॉन टोटल मास कितना है, 2 प्लस 4 प्लस 6, कितना आ रहा है बच्चों एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है आपका, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 12, और ऊपर कितना आ रहा है 8G, दैट इज 80 अपॉन 12। तो ये 4 से कट जाएगा, 20 अपॉन 3, ठीक है। सो दैट इज 20 अपॉन 3, ठीक है। ओके आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है T2। तो T2 निकालने के लिए आप एक काम करो, 6 kg वाले को टारगेट कर दो। अच्छा बच्चों ये बताओ, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्लास हुई थी तो मैंने आपसे बोला था फ्री बॉडी डायग्राम को हल्के में मत लेना। अब आप समझ गए होंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम के बिना प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है ना। ऐसे बिना फ्री बॉडी डायग्राम के नहीं कर पाओगे। यूजली बच्चे पढ़ते नहीं है फ्री बॉडी डायग्राम, शायद ही कोई बच्चा होता है जो 11th क्लास में फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ता भी है। बस न्यूटन लॉ पढ़ लिया, रट लिया एग्जाम में लिखने के लिए,
5 नंबर 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा तो कम लिखना है, 5 नंबर में आएगा तो ज्यादा लिखना है, बस इतना ही पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। फिजिक्स की मैथ्स तो कोई पढ़ता ही नहीं है। अब पॉइंट पे आ जाते हैं, तो 6 kg हो गया, ठीक है। तो 6 kg का फ्री पॉइंट डायग्राम बनाएंगे तो नीचे की तरफ हो जाएगा 6g, ठीक है। ऊपर की तरफ लगेगा T2, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है। अब यहां पर है खेल, अब यहां पर खेल कैसे है बताता हूं मैं आपको, ठीक है। इस समय एक्शन नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो दो तरीकों से आप इस क्वेश्चन को अब इस टाइम पे सॉल्व कर सकते हो। आप या तो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा लो, या तो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा लो। मतलब अगर आपने ऊपर वाला ले लिया तो नीचे वाला फिर नेगेटिव में चलेगा, और ये वाला ले लिया तो नीचे वाला नेगेटिव लगेगा, ऊपर वाला पॉजिटिव चलेगा। मतलब ऊपर वाला फिर नेगेटिव, सॉरी, ये वाला पॉजिटिव ले लिया तो ऊपर वाला नेगेटिव चलेगा। अभी आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा लेना है। मैं फिलहाल जेन्युइन वे में सॉल्व करूंगा, क्योंकि अपन हमेशा एक ही टाइप का ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। वैसे लिया तो कुछ भी जा सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द अप्रोच। तो ये हमारा, अब हमारा जो मोशन है वो अभी नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, नेट फोर्स अलोंग एक्स, नेट फोर्स अलोंग वाई इक्वल्स टू ma, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा -6g प्लस T2, है ना। और ये हमारा हो जाएगा -6g प्लस T2, और ये हमारा हो रहा है, ठीक है, ये भी नीचे की तरफ है, सो इट शुड बी माइनस, हमारा एक्सेलरेशन कितना आया है 20 ना, और मास कितना है 6 इंटू 20/3, ठीक है। आप देख लो मैंने इक्वेशंस कैसे लिखे हैं, ठीक है। अगर आप इक्वेशंस ऐसे नहीं लिखेंगे तो आपके यहाँ जो आंसर है वो गलत हो सकता है, ठीक है। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो T2 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, तो ये जाएगा 60 माइनस, ये कितना हो रहा है 120, 180 माइनस 120/3, 60/3, और ये हो जाएगा प्लस, प्लस इसलिए हो गया क्योंकि टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, इस वाले के लिए टेंशन ऊपर की तरफ, इसलिए अपने आप ये पॉजिटिव में आ गया। आ गया बच्चों समझ में? किसी को डाउट है तो पूछो। अगर आपने यहां प्लस कर देते सॉल्व करते वक्त तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इतना ही दिया था ना मैंने आपको। आप लोग छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। और प्रैक्टिस इज ए मस्ट, प्रैक्टिस इज मस्ट, ठीक है। प्रैक्टिस तो करना ही करना है, ठीक है। बच्चों देखो, आज की क्लास अपन यहीं पर खत्म करेंगे, ठीक है। कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना है, मैं बता देता हूँ आपको, लॉज ऑफ मोशन के ही अंदर आता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्यूडो फोर्स। अभी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत कम किए हैं, तो कल हम PYQs भी खत्म करेंगे। आज तो बस ये था कि समझाने के लिए था। हाँ, जो भी डाउट्स हैं बता देना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उन्होंने टेलीग्राम पर कुछ शेयर किया है। ये माइक्रो स्टेट वाला तो यार, इसके लिए तो सबसे बढ़िया है ओम सर, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये स्टैटिस्टिकल में चला जाता है, जयश्री, ठीक है। ट्रक वाला हैंड रेस करोगे समृति, बताओ। इसके लिए ना जो माइक्रो स्टेट्स निकालते हैं ना, तो उसके सिस्टम्स अलग अलग रहते हैं, अलग अलग सिस्टम्स, ठीक है। अलग अलग कंडीशंस होती हैं। इसमें बहुत ज्यादा कंडीशंस दी नहीं हुई हैं कि कितने पार्टिकल्स हैं और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। एक बार ओम सर से कंसल्ट करो, ठीक है। तो हैंड रेस हुआ है समृति, या वेरी गुड, गुड इवनिंग सर। वेलकम। बताइए समृति, वो ट्रक वाला। हाँ जी सर, एक बार वो डायग्राम शो करिए। जी जी बिल्कुल, तो ये आ गया ट्रक। जी सर। सर जैसे आपने हमें बताया ना कि वर्टिकली जो है न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है कि लाइक मतलब नीचे की डाउनवर्ड है कि ग्रेविटी जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, और दूसरा ये है कि नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लग रहा है। सर अगर हॉरिजेंटल बात करी जाएगी, जैसे ट्रक जो है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है,
तो इसी तरह हम यहाँ पे फ्रिक्शन का कंसेप्ट यूज करके ये नहीं बोल सकते कि मतलब हॉरिजेंटली भी ये बैलेंस हो रहा है। ना हॉरिजॉन्टल देखो, मैं एक इंजन काम कर रहा है, हाँ जी सर। इंजन इसकी स्पीड बढ़ाता जा रहा है, इसकी स्पीड पहले 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 20, फिर 30, ठीक है, बढ़ाता जा जी रहा सर। है। फ्रिक्शन तो लग रहा है पीछे की तरफ, ठीक है, लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इंजन भी कुछ फोर्स लगा रहा है इस पर। नेट फोर्स कितना लग रहा है? इंजन का फोर्स माइनस फ्रिक्शन का फोर्स, दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स। ये नेट फोर्स क्या करेगा? ये जो नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है इस पर, कर रहा है। यस सर। तो ये इक्विलिब्रियम पर नहीं है ना। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो ये कहता है, हाँ जयश्री, तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो ये कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वो इस केस में नहीं करेगा, वो इक्विलिब्रियम पर ही कर सकता, होल्ड कर सकता है, क्योंकि इंजन तो फोर्स आगे की तरफ लगा रहा है, तो उसके रिएक्शन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर लग जाएगा तो फिर ट्रक आगे कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा, राइट। तो जी वो जो सर। लॉ है वो इक्विलिब्रियम के केस के लिए है, दैट इज फॉर द इक्विलिब्रियम। ओके, ओके सर, हो गया क्लियर। वो फ्रिक्शन को लेकर के मुझे लगा कि शायद हम उसको बैलेंस कर सकते हैं तो। तो फ्रिक्शन बैलेंस कर भी सकता है, देखो इस केस में नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पर मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, फिर मैं उसका भी एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। मेरा न्यू पेज नहीं आ रहा है, हाँ चलो आ गया। देखिए, जैसे अगर हम बात करें इस यहाँ पर, या देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, और ऑब्जेक्ट जो है ऐसे नहीं मूव कर रहा है ना, जितना फोर्स इस तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो जी ऐसे सर। केस में आप कह सकते हो कि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन है, बट ऐसे केस में जरूरी भी है कि ये इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम पर हो, है ना। जब तक ये इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम पर नहीं है ना, तब तक एक्शन इक्वल टू रिएक्शन तो नहीं बोलेंगे। बट अगर ये रेस्ट पर रखा हुआ है तो आप कह सकते हो कि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन है। ठीक, ओके सर, गॉट इट। गॉट इट ना। थैंक यू सर। वेरी जी गुड, सर। वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू सर। ठीक है, और कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कोई क्वेश्चन हो तो बता देना बच्चों। ठीक है, ओके, तो मेरे ख्याल से अब और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं इसके साथ ही क्लास को आज यहाँ पर अपन एंड करेंगे। बच्चों नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, सूडो फोर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग नेक्स्ट क्लास पर प्रेजेंट रहना, ठीक है। ओके बच्चों, सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ठीक है। ओके सो ठीक है, ठीक है, उसको एक बार ओम सर से कंसल्ट कर लो, ओम सर से कंसल्ट कर लेना। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों, बाय।